हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इससे पहले हम 2 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन्हें जा करके आप प्लेलिस्ट में आराम से देखिए स्टार्टिंग से वीडियोस। ठीक है। और अगर आप यूपी टीजीटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एनवीएस टीजीटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, वहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 294 देखते हैं। इसमें कहा है कि मोहन इज़ फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन विद एटलीस्ट 1 बॉय। मोहन जो है 3 चिल्ड्रंस का फादर है, 3 चिल्ड्रन का फादर है। तो एटलीस्ट 1 बॉय मतलब उसके 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चों में क्या कंडीशन हो सकती है? कम से कम एक लड़का हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जब उसके पास 3 बच्चे हैं तो एक लड़का हो, कम से कम एक लड़का हो। एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का, तो बाकी 2 लड़कियां। जब कम से कम एक लड़का है तो 2 भी लड़के हो सकते हैं, और मैक्सिमम 3 लड़के हो सकते हैं। यही तो चांसेस हमारे पास बन सकते हैं। तो हमें चांसेस देखने क्या बनेंगे। उसने कहा है कि मोहन जो है 3 लड़कों का फादर, 3 बच्चों का फादर है, जिसमें क्या कंडीशन है कि कम से कम ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक लड़का हो, क्योंकि उसने कहा कम से कम एक लड़का हो। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक लड़का हो। जब कम से कम एक है तो फिर 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही लड़के हो। ठीक है। तो उसने कहा है प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट ही हैज़ 2 बॉयज़, कि उसके पास 2 लड़के हों और 1 लड़की हो। अगर ये कंडीशन बनती है तो कितने चांसेस बनते हैं? 1 2 3, तो टोटल तो रखेंगे नीचे। ठीक है। अब किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? 2 बॉयज़ की 1 गर्ल। 2 बॉयज़ 1 गर्ल वाली कितनी कंडीशंस हैं हमारे पास? 1 2 3 बने थे ये। 2 बॉय 1 गर्ल वाली सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो ये ऊपर रहेगा। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी वो एक ही कंडीशन है, तो 1। 1 2 3 बने थे तो 3, तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9p5 + 5 9p4 = 10pr दे रखा है, तो आर की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? 9p5 + 5 9p4, इसकी वैल्यू जो है 10pr के बराबर होता है। NPR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ये हमारा NPR का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अप्लाई करो तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 5 यानी 4 फैक्टोरियल प्लस 5 × 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 4 कितना होता है? 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - r फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करके हमें r की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने लिया 9 फैक्टोरियल कॉमन, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अभी फैक्टोरियल तो हट ही जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या है? 10 फैक्टोरियल। इस 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 10 × 9 फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर मैंने लिखा फैक्टोरियल 3, दैट मीन्स 1 × 2 × 3, तो 1 × 2 × 3, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि फैक्टोरियल 2 × 3। तो किसी भी नंबर का आपको फैक्टोरियल दिया जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो, 9 को लिखो बाहर, इससे जस्ट 1 कम करो और उतना फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ किया है कि 10 फैक्टोरियल था तो 10 × 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को 9 × 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को 8 × 7 फैक्टोरियल, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 9 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल। ठीक। अब क्या हुआ? नीचे से हम देखते हैं, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है। तो यहाँ से हम 4 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। भाई 4 फैक्टोरियल नीचे से कॉमन आ सकता है, या फिर सिंपल ये तो कुछ भी मत करो, 1/4 फैक्टोरियल प्लस 5/5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 10/10 - r का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखते हैं 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5, और ऊपर 5 है तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। क्या बचा? 1 × 2 × 3 × 4। 1 से लेकर के 4 तक के नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाता है? 4 फैक्टोरियल ही हो जाता है। तो ये 1/4 फैक्टोरियल ही हो गया। तो इसे क्या लिख सकते हो? 2/4 फैक्टोरियल। भाई नीचे से मैं ऊपर वालों को ऐड कर दो। इज इक्वल्स टू में चल रहा है 10/10 - r का फैक्टोरियल। 2 से इसको काटोगे तो 5 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है। तो इसकी इंटू इसमें करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये, तो इसे लिख सकते हो फिर 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, दोनों को उल्टा कर दो तो 10 - r फैक्टोरियल। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल कब बनेगा? भाई इधर 5 फैक्टोरियल तो इधर 5 फैक्टोरियल कब बनेगा? जब r की वैल्यू ऑफ 5 रखोगे। तो r की वैल्यू अगर 5 रखोगे, 10 - 5 5, तो दोनों साइड में सेम चीज़ हो जाएगी। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास 5 आ जाएगी।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 296 3 डाइस आर थ्रोन रैंडमली। अब प्रोबेबिलिटी पढ़नी है तो इसके आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी ये चीज़ें समझ आएंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जितना पॉसिबल होगा उतना मैं समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन फिर भी अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता होंगे प्रोबेबिलिटी के तो आपको दिक्कत आएगी। मैं पहले ही बोल देती हूँ कि आपको प्रॉब्लम आएगी तब। ठीक है, 3 डाइस आर थ्रोन रैंडमली, 3 डाइस हमने उछाले हैं। डाइस मतलब जो लूडो खेलने का वो होता था, उसको डाइस कहते थे, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये सब होता था। तो हमारे पास एक डाइस है, दूसरा डाइस है, तीसरा डाइस है, तीनों को हम उछालते हैं। तो जब हम इसको उछालते हैं तो मान लो 1 आ गया, इसको उछालते हैं फिर से 1 आ गया, इसको उछालते हैं तो 1। तो पहला तो हमारे पास ये चीज़ बन सकती है। ठीक, इसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो मैं आपको बना करके बता देती हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड पर तो 1 1 आए, थर्ड पर 2 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 1 1 यहाँ पर 3 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है 1 1 4 1 1 5 1 1 6, ऐसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते 1 1 6 तक बनेंगे। ठीक है, टोटल जितने बनेंगे वो मैं यहाँ पर नहीं बना पाऊँगी। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर 1 हो, इस पर 2 आ जाए, इस पर 1, इस पर 1 हो, इस पर 3 आ जाए, इस पर 1, इस पर 1 हो, इस पर 4 आ जाए, इस पर 1 1 5 1 1 6 1। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ वाले चेंज होते रहे 1 2 3 4 5 6 और ये 1 1 ही रहे। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो 6 यहाँ से बने, 6 नेक्स्ट से बनेंगे, 6 6 3 18 तो ऐसे ही बन गए। ठीक है, 18 तो हमारे ऐसे ही बन गए। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 कर दें और इसको 1 1 रखें। ठीक है, वो तो पहले ही हो गया। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 2 हो जाए, यहाँ पर भी 2 हो जाए, यहाँ पर 1 आ जाए, 2 3 4 हो जाए। तो ऐसे कर करके हमारे पास टोटल बहुत सारे आउटकम्स बनेंगे जो कि हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, किन्हीं 2 को फिक्स रखना है, तीसरा बदलते जाओ। इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे बनेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जब हम 3 डाइस उछालते हैं तो अगर आप एक डाइस को उछालते हो तो वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। दूसरे डाइस को उछालते हो वहाँ पर भी वही चीज़ें आएंगी, तीसरे डाइस को उछालते हो वहाँ पर भी वही आएगा। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों को आप अलग अलग उछाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पहले वाले पे 3 आ गया तो उससे दूसरे वाले या तीसरे वाले का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर भी 3 आ जाए या 4 आ जाए। ये भी कुछ भी ले सकते हैं अपने पास। मतलब तीनों जो हैं आपस में इंडिपेंडेंट हैं। अगर हम तीनों को उछालते हैं, तीनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जब डिपेंड कर जाता है तो केस अलग बन जाता है। यहाँ पर डिपेंडेंसी इनकी है ही नहीं। इसको उछाल दो कुछ कुछ आएगा, इसको भी उछालो, इसको भी उछालो, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे ये, क्योंकि आना यहाँ पर भी इनमें से ही है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 में से ही है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 में से ही है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 इन एटलीस्ट 1 डाई। कम से कम एक डाई पर 3 आना चाहिए। चाहे तो इस पर 3 आ जाए, इन दोनों को बदलते रहो, चाहे इन दोनों पर 3 आ जाए। मतलब उसने कहा है कि एटलीस्ट एक डाई पर तो 3 फिक्स आना चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि 3 पोजीशन हम बनाए, इस पर 3 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड वाले पे 3 आए, ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड वाले पर 3 आए। और एटलीस्ट 3 कहा है तो ऐसा भी हो सकता है, एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 डाई। ठीक है, एक डाई पर 3 आना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता 2 डाइस पर 3 आ जाए, एक पे कुछ और आ जाए। फिर फर्स्ट वाले और थर्ड वाले पर 3 आ जाए, बीच में कुछ भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले पर कुछ भी आ जाए और सेकंड और थर्ड वाले पर 3 3 आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पर 3 3 आ जाए, क्योंकि उसने कहा है कि एक डाई पर तो 3 आना ही है। उससे ज़्यादा भी आप कितने भी डाइस पर 3 बना सकते हो। तो इस टाइप से हमारे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, अब हम वो लिख करके चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होगा, बहुत ज़्यादा, और कंफ्यूज भी हो जाओगे कि कहाँ पे क्या छूट गया। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसने कहा है कि हमें बताना है कि एटलीस्ट एक डाई पर 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं भाई, क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों का एक दूसरे का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट वाले डाई को उछालती हूँ तो क्या होगा, मैंने उछाला तो जब मैं इसको उछालती हूँ तो क्या होता है, टोटल क्या क्या आ सकता है, टोटल जो आउटकम्स आ सकते हैं वो 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। भाई जब एक डाइस को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ही आ सकते हैं। ठीक है, तो 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक ही बार तो आ सकता है 3, 2 बार तो 3 नहीं आएगा। जब इसको एक बार उछालोगे ऐसा हो सकता है 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है 2 आ जाए, ऐसा हो सकता है 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए। प्रोबेबिलिटी का मतलब है 3 कितनी बार आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। जब एक बार उछालोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार 3 आ सकता है, तो एक यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम किसी भी डाइस को एक बार उछालते हैं तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी होती है।
जब एक बार किसी भी डाइस को उछालते हैं तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, फिर दूसरे वाले डाइस को उछालते हैं तो उसकी भी 1/6 ही प्रोबेबिलिटी होगी अगर एक बार 3 आना है। जब थर्ड वाले डाइस को उछालते हैं तो एक बार ही 3 आ सकता है तो इसकी भी क्या होगी, 1/6 ही प्रोबेबिलिटी होगी। जब तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसका मतलब है तीनों में मल्टीप्लाई किया जाता है, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा रिलेटेड है। जब तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तीनों का कोई मतलब नहीं है, इसको उछाला और इसको उछाला और इसको, और मतलब हिंदी वाला और या फिर इंग्लिश वाला एंड, हिंदी वाला इंग्लिश वाला और नहीं बोल रही हूँ, या नहीं, इंग्लिश वाला और या फिर इंग्लिश वाला एंड, इंग्लिश वाला एंड, हिंदी वाला और, ठीक है। तो 1 2 तीनों डाइस को अगर हम उछालते हैं, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो एंड का केस चलता है। भाई फर्स्ट वाले को उछाला, एंड दूसरे वाले को, एंड तीसरे वाले को उछाल दिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हुई, ये प्रोबेबिलिटी है अगर वो कहता है कम से कम 1 पर आने की, भाई एक डाइस पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1/6, लेकिन मुझे क्या निकालनी है, एटलीस्ट 1 डाई पर आने की, ठीक है, क्या एटलीस्ट 1 डाई पर। तो मैं कहती हूँ 3 आने की प्रोबेबिलिटी अगर ये है तो मुझे निकालनी है 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर मुझे 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो केस है, अगर मुझे सिंपल सी एक चीज़ समझो, एक डाइस पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी ये है तो 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से ये माइनस कर दो तो 5/6। एक चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी अगर पता है, उसी चीज़ के ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमेशा उस 1 में से उसको माइनस कर देते हैं, तो 5/6 आ जाएगी 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब ये क्यों निकाली, ठीक है, तो हमें पता है अब इन केसेस को अलग अलग निकाल करके या तो ऐड करो, जो कि थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने क्या कर दिया, इन सारे केसेस में क्या है, कहीं ना कहीं 3 आ रहा है, कहीं ना कहीं 3 आ रहा है, तो मैंने क्या किया, एक ऐसा केस ले लिया जिसमें तीनों में ही, तीनों पोजीशन पर 3 आएगा ही नहीं, ना तो इस पे आएगा, ना इस पे आएगा, ना इस पे आएगा। ऐसा ही तो देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या तो 3 बार जब हम उछालते हैं, फर्स्ट उछाल, दूसरी बार ही उछाला, तीसरी बार ही उछाला, तो एक एक तीनों में से एक एक पर आया, फिर 2 पर आ रहा है, फिर तीसरी बारी में तीनों पर। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने उछाला और एक बार भी 3 ना आए, तो हम उसी की ही प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो जब हम एक बार उछालते हैं तो 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी थी 5/6, दूसरी बार उछालते हैं तो 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी इतनी, और तीसरी बार उछालते हैं तो 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, और तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो 3 ना आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स ये हो जाएगी। तो 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी हो गई ये। अब कम से कम एक बार 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 91/216। माइनस करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। होता क्या है यहाँ पर कि भाई उसने कहा है थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं, आप कहोगे कि समझ नहीं आया, हो सकता है। क्या कहा है, मैंने कहा है एटलीस्ट 1, एटलीस्ट एक बार आने की प्रोबेबिलिटी, कौन आएगा, 3 आएगा। तो 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक भी बार ना आए 0, एक भी बार 3 ना आए, एक बार 3 आ जाए, 2 बार 3 आ जाए, और 3 बार ही 3 आ जाए, क्योंकि 3 पोजीशन है ना हमारे पास, 3 बार उछालते हैं, तो जब हम 3 बार उछालते हैं तो एक भी बार ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार आएगा, एक बार आएगा तो 3 केसेस ऐसे बने, जब 2 बार जब 2 बार 3 आ रहा था तो वो भी 3 केसेस बने, जब 3 बार उछालते हैं और तीनों बार ही 3 आ जाता है तो ये। तो अगर हम इन तीनों केसेस को देखते हैं तो इसका मतलब सारे के सारे टोटल केसेस यही हो सकते हैं। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या अगर इन सब की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करेंगे, ठीक है, इन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करेंगे तो वहाँ से हमारे पास 1 ही मिलना चाहिए, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करने के बाद 1 ही आता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 आने की, एक बार 3 आने की, 2 बार 3 आने की, 3 बार 3 आने की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी थी तो 1 में से मैंने 0 बारी आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक भी बार 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी मुझे पता चल जाएगी। यही चीज़ मुझे निकालनी थी। तो डायरेक्ट अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होगा, कर भी नहीं पाओगे, तो इसलिए शॉर्ट उसका यही पड़ेगा कि 1 में से 3 एक भी बार ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो 1 में से 3 एक भी बार ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक डाइस को उछाला, दूसरे डाइस को उछाला, तीसरे डाइस को उछाला, तो जब हम फर्स्ट डाइस को उछालते हैं तो वहाँ पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 3 ना आने की 5/6, इसमें से माइनस किया। फिर सेकंड वाले और थर्ड वाले को भी एक बार उछालने पर, मतलब सेकंड टाइम जब उछालते हो तो 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी, 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी,
तीनों की मल्टीप्लाई इसलिए होगी क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से हमारे पास 125/216 आएगा। ये आ जाता है हमारा 0 वाला केस कि एक भी बार 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, और 1 में से अगर एक भी बार ना आने की प्रोबेबिलिटी को हम माइनस कर देंगे तो एटलीस्ट 1 टाइम 3 आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता चल जाएगी कि एक बार, 2 बार, 3 बार प्रोबेबिलिटी, एक बार, 2 बार, 3 बार आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमें पता चल जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितना मैं पॉसिबल इसको समझा सकती थी उतनी मैंने यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन की और प्रोबेबिलिटी की, तभी आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन फिर भी मैंने डीपली जाके इस क्वेश्चन को समझाया है। तो हमारा आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन किया है हमने डायरेक्ट 3 बार उछाल वाला कर दिया है ना, क्योंकि पेपर में ये आ रखा है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि 2 बार ही हम उछाल रहे हैं या फिर एक ही बार हम किसी पासे को उछालते हैं, तो वो सब चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। 1 वाला केस, 2 वाला केस, तब जा करके हम 3 वाले केस को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, इन हाउ मैनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड, LE होना चाहिए, लेटर ऑफ द वर्ड बैलून। इसने कहा है कि बैलून एक वर्ड है। ठीक, इसको अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है सो दैट 2L, ये जो 2L है, डू नॉट कम टुगेदर, ये कभी भी साथ ना आए, ये दोनों कभी भी साथ नहीं आने चाहिए। इसको, इसके इन सारे लेटर्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि ये दोनों साथ ना आए। तो वो हमें बताना इन हाउ मैनी वेज। ठीक है, तो कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। क्या करते हैं, दोनों को साथ ना आने का अगर हमें बताना है कितने तरीके होंगे, तो हम पहले क्या करते हैं, इसका निकालते हैं कि अगर हम इसके लेटर्स को अरेंज करते हैं तो क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 लेटर्स हैं। तो इन 7 लेटर्स को हम, इन 7 लेटर्स को आपस में आगे पीछे करके हम कितने नए वर्ड्स बना सकते हैं, पहले तो हम वो देखते हैं। निकालने का तरीका 7 फैक्टोरियल अपॉन सेम देखो, L 2 टाइम्स है तो नीचे 2 फैक्टोरियल, O 2 टाइम्स है तो नीचे 2 फैक्टोरियल। जितने लेटर सेम होते हैं, अगर L 5 टाइम्स आ रखा होता तो 5 फैक्टोरियल, अगर O 10 टाइम्स आ रखा होता तो 10 फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक है, मतलब जो भी लेटर रिपीट हो रखा है जितनी बारी उतना फैक्टोरियल नीचे कर देते हैं। ये हमें पता चल गया कि अगर हम इसके लेटर्स को अरेंज करते हैं, अगर हम इसके लेटर्स को आपस में आगे पीछे कर करके नए नए वर्ड्स बनाते हैं तो टोटल वर्ड्स हम इतने बना पाएंगे, टोटल इतने बना पाएंगे। लेकिन उसने कहा है कि L एक साथ नहीं आना चाहिए, तो वो हम कैसे निकालते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया, इतने तो हमारे टोटल बनेंगे। अब हम कहते हैं कि हमें निकालने L एक साथ नहीं आने चाहिए, तो हम निकालते हैं L एक साथ आने के। अगर वो कहता है L एक साथ आने के, कम टुगेदर, अगर L एक साथ आता है तो जो भी लेटर एक साथ आते हैं उनको एक ही मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बैलून है ये। तो अगर L एक साथ आते हैं तो इन दो को अब 2 नहीं 1 मानेंगे। ठीक है, इन दो को अब 2 नहीं 1 मानेंगे। तो क्या किया, 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन, ये दोनों सेम है तो फैक्टोरियल 2, और ये जो L है ये तो एक ही मान चुके हैं। अब ये रिपीटेड थोड़ा ही ना, अब तो ये दोनों जुड़ चुके हैं, ये दोनों एक ही इंसान बन चुके हैं। ठीक है, जब एक साथ आते हैं तो एक ही इंसान है अभी। तो अब निकालने का तरीका हो जाएगा ये, इसे सॉल्व करोगे तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 अपॉन में 2 करोगे, कैंसिल हो गया। 6 × 5 = 30, 4 × 3 = 12, 12 × 30 करोगे, 12 × 3 = 36, 360। तो 360 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, और L जहाँ पर भी आएगा उनको साथ में ही रखना है, उनको अलग करना ही नहीं है, उन्हें साथ ही रखना है। तो 360 तरीके से हम इस वर्ड को, इस वर्ड के लेटर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, बट LL साथ में आएंगे। चाहे शुरू में रख दो LL, चाहे सेकंड और थर्ड पोजीशन पे LL, चाहे यहाँ पर रखो चाहे यहाँ पर LL। ठीक है, अब देखो क्या है, अब टोटल तरीके ये थे, इसमें से हम एक साथ आने वाले जितने भी तरीके हैं उनको माइनस कर देते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, तो 2 2 = 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 × 6 6 × 36, 5 × 7 = 35, 35 को छोड़ो, इसे ऐसे नहीं करते मल्टीप्लाई, 5 दूनी हो गया 10, 10 अलग हो गया, 6 × 18, 6 × 7 = 42, 42 × 2 3 × 12, 2 3 6, 126, 1260। तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो ये हैं, और L एक साथ आने के तरीके ये हैं। निकालने कौन से थे, L एक साथ ना आने के तरीके, तो इसमें से इसे माइनस कर दो, 900 तरीके हमारे पास वो हो जाएंगे जब हम LL को एक साथ ना लाएं और इससे अलग अलग वर्ड्स बनाएं, तो 900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर टू बी सिटेड इन अ रो
2 लड़कियां और 4 लड़के हमें एक रो में बिठाने, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन है, इसमें 2 2 गर्ल्स बिठानी है, 4 बॉयज़ बिठाने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे इनको साथ में बिठाने के? भाई 4 और 2 6, टोटल 6 मेंबर्स हमारे पास हो गए। 6 मेंबर्स को हमें यहाँ पर 6 पोजीशंस पर बिठाना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हो जाता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 करोगे तो आपका आएगा 720। ठीक, तो अगर सबको बिठाया जाता है 6 बंदों को, 2 लड़कियां और 4 लड़के, 6 बंदों को बिठाया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ वेज 720। अब आगे कहता है कि लड़कियों को साथ में नहीं बिठाना है, लड़कियों को क्या करना है? साथ में नहीं बिठाना है। तो हम निकालते हैं कि अगर 2 लड़कियों को साथ में बिठाया जाता है तो 2 गर्ल्स तो हो जाएंगी साथ में और बाकी 4 बॉयज़। 2 लड़कियों को साथ में बिठाने और 4 लड़के उनके साथ में बिठाने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं? इसने कहा साथ में ना बिठाने के निकालने हैं। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालिए सबको बिठाने के, 720। 6 बंदे हो गए थे, फैक्टोरियल 6 720। अब 2 गर्ल्स दोनों अलग अलग होंगी तो इसलिए अपॉन में नहीं किया, 4 लड़के चारों अलग अलग होंगे तो इसलिए अपॉन में फैक्टोरियल 4 नहीं किया। जब चीज़ें सेम होती है तब नीचे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब 2 लड़कियाँ साथ में बिठानी है तो फिर उन दोनों को एक ही मान लिया जाता है क्योंकि वो दोनों एक ही जगह पे फिक्स रहेंगी। भाई 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा लड़का, लड़कियाँ तो दोनों साथ में बैठेंगी, G1 G2 दोनों साथ में बैठना है तो इसको एक ही मान लिया जाता है। या फिर यहाँ पर दोनों साथ में बिठाएंगे तो दोनों लड़कियां अगर साथ में ही बैठनी है तो इसको फिर एक ही मान लेता है। जब भी कहेगा ये चीज़ें साथ में रखनी है तो उसको 1 मान लेते हैं। 4 और 1 5, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा आपका 120। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन 6 बंदों को बिठाने के इतने, इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो टोटल है, टोटल में से अगर हम 2 लड़कियों को साथ में बिठाने के जितने भी तरीके हमारे पास आए हैं उसको अगर माइनस कर दें, ठीक, तो 1 मिनट देखो, ये तो हमने निकाले क्या कहते हैं 5 फैक्टोरियल, तो ये हमें पता चल गया कि 1 मिनट, 2 गर्ल्स को साथ में बिठाना है, 4 बॉयज़ उनके साथ हैं, तो जब 2 गर्ल्स को साथ में बिठाना तो इनको 1 मान लेंगे, 1 + 4 5, तो फैक्टोरियल 5 आएगा। ठीक है, लेकिन ये आपस में भी तो आगे पीछे हो सकती हैं भाई, G1 G2, ऐसा भी तो हो सकता है कि G2 G1 बिठाना साथ में, ऐसा भी हो सकता है कि इसको पहले बिठा दो इसको बाद में बिठा दो, मतलब G1 G2 है, ऐसा भी तो कर सकते हैं G2 G1, तो इनको आपस में भी इनके अरेंजमेंट होते हैं, फिर इन दोनों को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो जब इन दोनों को हम आगे पीछे करेंगे तो उसको करने के कितने तरीके हो जाएंगे हमारे पास? फैक्टोरियल 2 ही तरीके होंगे भाई, इन दोनों को अरेंज करना है, आगे पीछे करना है इन दोनों को। भाई 2 जने हैं, इन 2 को आप कितने तरीकों से आगे पीछे कर सकते हो, कितने तरीके से बिठा सकते हो? 2 ही पोजीशन है, एक लड़की G1 एक लड़की G2 है, तो या तो G1 को पहले रख दो, G2 को बाद में, G2 को पहले रख दो, G1 को बाद में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन दोनों को आगे पीछे करने के, इन दोनों के अरेंजमेंट के कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है डिपेंडेंट हो चुका है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 लड़कियों को और बाकी 4 लड़कों को अगर साथ में बिठा रहे हैं तो इनको 1 मान करके और ये 4 मान करके फैक्टोरियल 5 निकाल देंगे। अब जब ये दोनों जो हैं, इन दोनों को आप कितने तरीक़ों से अरेंज किया? 2 तरीक़ों से दो तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। अब इन 2 लड़कियों और इन 4 लड़कों को जब आप आपस में इस तरीके से बिठाओगे तो एक दूसरे पर डिपेंड ही तो करेंगे कि भाई लड़कों को कहाँ बिठाना है, लड़कियों को कहाँ बिठाना है। ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट वाली पोजीशन पे बॉयज़ को, फर्स्ट वाली पोजीशन पे लड़का बैठ गया, उसके बाद G1 बैठा, फिर G2 बैठी और ऐसे बैठ गई, 3rd 4th 5th 6th, ऐसे भी हो सकता है। तो ये डिपेंड कर रही है, लड़के और लड़कियों का बैठना एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120, इंटू करेंगे 2 तो 240। तो जब हम 2 लड़कियों को 4 लड़कों के साथ में बिठाते हैं और लड़कियां दोनों एक दूसरे के साथ ही बैठेंगी तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे 240 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज 240 इस तरीके से आते हैं जब लड़की को साथ में, दोनों लड़कियों को साथ में बिठाया जाता है, तो 240 वेज हो गए। ठीक है, दूसरी बात, टोटल नंबर ऑफ वेज इन 6 बंदों को अरेंज करने के 720 थे और 2 लड़कियों को साथ में बिठा करके इन 6 बंदों को बिठाने के टोटल वेज 240 थे। तो उसने कहा था कि गर्ल्स को साथ में ना बिठाने के कितने हो जाएंगे? तो अगर जो बिठाने वाले वेज हैं, साथ में बिठाने वाले वेज हैं, तो अगर हम इसको माइनस कर दें 720 टोटल में से इसको माइनस कर दे तो 480 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 2 लड़कियों को साथ में ना बिठाने के तरीके ये होंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज निकाले 6 बंदों को आपस में मतलब 6 बंदों को एक साथ में बिठाने के तरीके, तो टोटल ये हो गए। फिर उसमें से गर्ल्स को
एक साथ बिठाने के तरीके ये हो गए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो गर्ल्स को एक साथ ना बिठाने के तरीके हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अ कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस के आंसर उसको देने हैं आउट ऑफ 12, मतलब 12 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, सिर्फ आपको 7 ही उसमें से आंसर करने हैं। ठीक है, जो 12 क्वेश्चंस हैं विच आर डिवाइडेड, इन 12 क्वेश्चंस को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चन, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 6 क्वेश्चन इसमें है, 6 क्वेश्चन इसमें है, 2 सेक्शन हो गए। ही इज़ नॉट अलाउड, उसको अलाउ नहीं किया गया है 5 से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए, मतलब 5 से ज़्यादा वो कर ही नहीं सकता है एक सेक्शन में से। वैसे तो उसे टोटल 7 क्वेश्चंस करने हैं, अगर वो इसमें से 5 करता है तो इसमें से 2 करेगा, इसमें से 4 करता है तो इसमें से 3, इसमें से 3 तो इसमें से 4, इस तरीके से है। ठीक है, तो इन हाउ मैनी वेज ही कैन अटेम्प्ट द पेपर, पेपर किस तरीके से करेगा वो। तो हमने क्या किया, उसको टोटल 7 क्वेश्चंस करने हैं और इसमें से वो मैक्सिमम, इन दोनों में से मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस कर सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, तो 6 में से उसने 5 चुन लिए, 6 में से उसने 5 चुन लिए। सी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अपनी मर्जी से कोई तरीका तो है नहीं उनके पास कि फर्स्ट पहले ये वाला चुनना है, दूसरी बार ये वाला, तीसरी बार ये वाला, रैंडमली कोई सा भी वो चुन सकते हैं। तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन लगता है, जब हम बिना प्रॉपर ऑर्डर के चुनते हैं तो कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या किया, 6 में से परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए इसके लिए, 6 में से हमने क्या किया, 5 चुन लिए। ठीक, 6 में से हमने 5 चुन लिए, तो फिर इस 6 में से हमें 2 चुनने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल 5 और 2 7 क्वेश्चन चुनने हैं। अब जब इसमें से आपने 5 चुन चुके हो तो अब इसमें से पक्का 2 ही चुन सकते हो, यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर गए तो मल्टीप्लाई। एक केस तो ये बन सकता है। दूसरा केस हम कह सकते हैं, हम इसमें से 4 चुने और इसमें से 3 चुने, डिपेंड कर रहे हैं भाई, इसमें से 4 चुनेंगे तो इसमें से 3 ही चुनने पड़ेंगे, डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि टोटल 7 चुनने हैं। दूसरा केस ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है 6C3, इसमें से 3, इसमें से 4। ठीक है, इसमें से 5 4 3, अब इसमें से 2 चुन लो तो 6C2 इंटू 6C5, अब इसमें से 1 चुनेंगे तो 6C1 इंटू 6C6। ठीक है, तो मैक्सिमम हमने यहाँ से 5 से शुरू किए, तो अगर इसमें से 1 चुनते हैं तो इसमें से 6 चुनेंगे। 6 चुन सकते हैं क्या, नहीं चुन सकते। क्यों नहीं चुन सकते, क्योंकि हमें 5 से ज़्यादा तो चुनने ही नहीं है, तो ये वाला केस तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, या तो ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे ऐसे करके हमें चुनना है। मैंने क्या कहा, या फिर, मतलब या तो इस तरीके से चुनो या इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से। तो यहाँ पर या के केस में इंग्लिश वाला और हिंदी वाला या, इस केस में प्लस आता है कि भाई हमें क्या करना है, एंड कब लगाते हैं, जब एक दूसरे पर डिपेंड। भाई 5 तो यहाँ से चुन लिए और मतलब एंड 2 यहाँ से चुनने हैं, 4 यहाँ से चुन लिए एंड 3 यहाँ से, 3 यहाँ से एंड 4 यहाँ से, तो बीच में मल्टीप्लाई। या का केस मतलब या तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो या फिर ऐसे करो या फिर ऐसे, तो बीच में प्लस हमने लगा दिया। ठीक है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई और का मतलब होता है या, ये समझो। तो बस अभी से सॉल्व करना है। 65 कितना होता है, NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये आएगा 65 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि जब 6 और 5 इन दोनों का जो ऊपर लिखा है जो नीचे लिखा है, इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 हो जाए तो आंसर 6 होता है। इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 हो जाए तो आंसर 6, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। इसमें सॉल्व करो, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी 4 का फैक्टोरियल, प्लस ये क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 6 माइनस 4 मतलब 2 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल, सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगाना है, प्लस फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 2 का फैक्टोरियल, प्लस फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल, और 6 और 5 का डिफरेंस 1 है तो आंसर 6 होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है। तो ये और ये डबल हो गए भाई, ये दोनों डबल, ये दोनों डबल, या यहीं से देख लो कि ये दोनों डबल हो रहे हैं और ये दोनों डबल हो रहे हैं, तो ये वाला सॉल्व कर लो, बस उसका डबल आंसर कर देना। ठीक है, इतना पोर्शन हम निकाल देते हैं, उसका डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये चीज़ दोनों में कॉमन है। ये चीज़ क्या आ रही है, दोनों में कॉमन दिख रही है। तो जब ये चीज़ कॉमन है, इसको हमने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचा 6 प्लस यहाँ बचा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं अलग से, ये आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6,
3 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6, इसका मतलब 6, 3 दूनी 6 गया, 6 से 6 गया, 5 चौक 20 बचा, इसकी वैल्यू 28, 20 प्लस 6 26 हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 6 को आप लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6, है ना, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6, नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, ये कट गया, 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 गुना 3 390। तो आंसर, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ये जो चीज़ हमने निकाली है उसका डबल ही तो करना था, क्योंकि ये 2 बार ही था, हमने सिर्फ इतना सॉल्व किया, इसकी वैल्यू 390 आई है, तो 390 ये होगा, इसका डबल भी तो करेंगे तो 780 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 780, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम, जैसे मैं भूल गई थी अभी कि यहाँ पर 2 भी मेरे को लिखना था, तो इस चीज़ को सॉल्व किया, उसका डबल करना है, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है भाई, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो आंसर निकाल के डबल कर देंगे, इतना सॉल्व किया डबल कर दिया, तो 780 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करना मैं भी भूल गई थी, तो वो आप लोग भी कर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है।